बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, इकराम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो 3 रोज़ क़याम करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापस आकर अवाम को रिलीफ देंगे। जबकि इकराम वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से आज कहा गया, किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तमाम पार्टियों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से दौरे लंदन और इस दौरान कहा जा रहा है कि कुछ अहम उनकी मुलाकातें होंगी। मौजूदा सियासी तनाजुर में क्या अहम मुलाकातें हैं जो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? अनवारुल हक काकड़ साहब की तो ऐसा कोई मुलाकातें नहीं है वहाँ पे। अच्छा। अहम और दो बातें हैं, एक ये कि वो वतन वापस आ जाएं और एक ये कि वो उम्रे की सादत हासिल करके फिर वापस आएँ। वज़ीर आज़म हाउस से ये बयान हो रहा है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वो पाकिस्तान आएंगे लंदन से या उम्रे की सादत हासिल करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मुल्क की सियासत है उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई पिछले 24 घंटों के दौरान, सिवाय इसके कि हमें इंतज़ार है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो क्या लाएअमल लेके सामने आती है। और यकीनन एक ये जो हफ़्ता है जो कल से शुरू हो रहा है, ये पूरा हफ़्ता जो है ये हफ़्ता नैब के नाम करते हैं, या ये हफ़्ता जो है ये नैब के नाम या FIA के नाम या इनके सब के नाम, क्योंकि और इसमें मुख्तलिफ मुकदमात भी हैं बड़े अहम, जैसे धरना केस भी लगा हुआ है इसी हफ़्ते। लेकिन ये मजमूई तौर पे ये जो हफ़्ता है ये अगर शुरू होता है, आप देखें कि मंडे से, तो मंडे से अगला मतलब पीर से पीर तक 2 तारीख बनती है और फिर 3 तारीख को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसकी समाअत होगी फुल कोर्ट में। तो और 25 को कल जो है वो यकीनन वो जो सबके तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था वो जमा करवा दें, जवाबात वगैरह 25 तारीख तक वो जमा करवा दिए जाएंगे। और कल से जो है वो ये शुरू होगा मामला कि किसके मुकदमात कहाँ पे जाने हैं। एक्चुअली चले जा चुके हैं, सिर्फ इशू ये है कि इसमें कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो बाहर हैं लेकिन वो तरामीम होने से पहले वो जेल में थी। तो ये पूरा जो हफ़्ता है, इस पूरे हफ्ते में वो मुकदमात वहीं पर जाके उनकी समाअतें शुरू होंगी जहाँ पे वो इंक्वायरीज रुकी थी। और इंक्वायरीज या इसमें एक दूसरा क्या इन्वेस्टिगेशन, मुझे नहीं पता इनका फ़र्क दोनों का। मेरे ख्याल से एक में शायद वो डाटा वाटा इकट्ठा करते हैं और दूसरे में वो फिर तफ्तीश करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे है थोड़ा सा अंदाज़ा उनका नैब का तरीका। लेकिन बहरहाल ये मामला आगे चलेगा। तो ये पूरा हफ्ता जो है ये मुकदमात और अदालतों का जो है, और ये पकड़ धकड़ और गंदम चोर और ये और सारे जो माशी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, तो ये और हमें इंतज़ार है वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत वहाँ पे मौजूद है और इसमें जो है वो ये देखना है कि वहाँ से अब बात क्या होती है। मतलब जो बात होगी उसके ऊपर दारोमदार होगा मुस्लिम लीग नवाज़ की अगली सियासत का। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ ज़ाहिर है मुल्क की एक जमात है, तो वो मतलब एक बड़ी जमात है, वज़ीर आज़म रहे हैं 3 दफ़ा। तो वो अब देखना ये है कि वो जो गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू क्या होती है और क्या उस गुफ्तगू में अच्छा ऐसा नहीं है कि जो मतलब है कि वो वापस आएंगे और इक़्तिदार के अंदर आने के बाद कोई एहतसाब करेंगे। वो तो फिर बात की बात है ना। बात ये कि अभी से बात नहीं करनी, अभी से उनको अपना बयानिया बदलना है। और बयानिया उनको ये है कि जो मुल्क के मसाइल हैं, जो एक मईशत के हवाले से, ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले, ये बात अभी से करनी है, ठीक है। और नाम नहीं लेने किसी के भी, और ये बस कि ये कह सकते हैं, ये तो उनका हक बनता है कहने का कि भाई हुकूमत अगर उनकी कायम रहती तो मईशत बेहतर हो सकती थी, और वो ज़ाहिर है जो भी कुछ हुआ। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या करना चाहिए और क्या वो नहीं करेंगे, मैं आप तो एक ख़बर बता रहा हूँ ना, ख़बरियत है ये कि 2 मैसेजेस गए हैं
एक मरीम नवाज साहबा लेके गई हैं, एक शहबाज शरीफ साहब लेके गए हैं। दोनों की मुलाकात अलग अलग शख्सियात से हुई, दोनों हम शख्सियात हैं और एक ही मैसेज तकरीबन किया है, ठीक है, कम व बेश। और उसमें यह कि शख्सियात के हवाले से बात ना की जाए बल्कि मुल्क का एक प्लान दिया जाए कि आगे कैसे मामलात को, और ये बात। और दूसरी बात यह है कि अदालतों के हवाले से और नैब के हवाले से कोई रिलीफ नहीं है। अब मुझे जो है यहाँ पर ये एक तासुर जो है वो मुझे नहीं पता कि देखें, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं ना मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने जब ये तारीख दी थी तो उनको, और फिर साथ ही दरमियान में ये भी बात थी कि ज़ीरो रिस्क, तो ज़ीरो रिस्क तो इंसान का नहीं होता, अगले सांस का नहीं पता। तो ये जो सारा एक तमाम अरसे में एक तासुर दिया गया था, वो तासुर अब उसको वापस रिवर्ट करना कि जी आइन व कानून का कि हम करेंगे, और वो एयरपोर्ट पे जैसे एयरपोर्ट उतरेंगे तो अगर वो अब जैसे कानूनी टीम को सही मशवरे दे रही है कि भाई आप जो है वो बेल वगैरह करवाएं, और फिर उसके बाद एक हफ़्ता पहले, तो अब ज़रा वो मेरे ख्याल से जो जिसके लीगल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। एक हफ़्ता पहले करेंगे और फिर उसके बाद फ़ैसला होगा। और तो इसका मतलब है कि वो हेलीकॉप्टर वगैरह वाला सीन नहीं है ना अभी, वो तो उसके बाद होगा ना। हेलीकॉप्टर से मुराद ये मीनार पाकिस्तान वगैरह, वो तो बात की बात है। पहले कानूनी मसाइल को, उलझाव को देखेंगे जो देखना चाहिए उन्हें, कानूनी इश्यूज़ को, और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है कि सियासत की तरफ तो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये कि अच्छा, इसको किसी हद तक जो है ना, मैंने किसी से बात पूछा कि यार ये तो ज़्यादती अगर हुई है तो वो ये बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे जो मुख्तलिफ शख्सियात जो पावर कॉरिडोर से या हमारे जो रिपोर्टर साहिबान या मुख्तलिफ बीट्स करते हैं, उन्होंने कहा कि जी वो देखें 1988 में क्या हुआ था। तो मैंने कहा जी 1988 में तो प्लेन क्रैश हो गया था ज़िया-उल-हक साहब का, और उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ मुल्क चला गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके इस दौरान जो है वो IGI जब बनी थी तो IGI को, और उस IGI को ओन किया था जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने ओन किया था, और वो जाके मिले थे बेनज़ीर भुट्टो साहब से, और उस वक्त ये था कि जी कहीं ऐसा ना हो कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद जो है वो तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है, क्योंकि बताएंगे भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, और एक बड़ी तल्ख पीपल्स पार्टी एक तल्ख दौर से गुजरी थी 77 से लेके 88 तक, जिसमें अल-जुल्फ़िकार भी बनी थी, जिसमें मुकदमात भी बने, कोड़े लगे लोगों को, फांसियाँ भी हुई, और मतलब है कि एक पूरा जो एलिमेंट था पीपल्स पार्टी का वो तशद्दुद की तरफ चला गया, प्लेन हाईजैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुआ। तो ये एक तासुर था कहीं पे कि जी ऐसा ना हो कि वापस आने के बाद तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा इंतकाम की बात करें। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कभी भी इंतकाम की बात नहीं की। ये उनकी शख्सियत का एक कमाल था बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कि उन्होंने इवन ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ, अगर उस वक्त कुछ हुआ, जो लोग जिनकी थोड़ी सी जिन्होंने तारीख़ देखी है और सारा, अगर कुछ भी उस दौरान हो रहा है ना तो वो ग़ुलाम इसहाक़ खान की तरफ से हो रहा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो भी नहीं है। लेकिन जो अगर आप वैसे लोगों से पूछें या किताबें पढ़ें तो वो उस वक्त जो है वो जैसे असेंबली तोड़ दी, या जैसे उसके बाद जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो उनकी हुकूमत गिर गई, तो उसमें कोई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोई उसमें आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ नज़र नहीं आ रही कि वो कुछ कर रही हैं, मतलब वो अपना काम कर रही हैं उस वक्त मैं 88 की बात कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि वो उसके बावजूद उन्होंने जो है वो किसी किस्म के कोई इंतकाम की बात नहीं की, बल्कि ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ भी कंटिन्यू किया, साहबज़ादा याकूब खान साहब जो बड़े एक हमारे नाम है हमारी ख़ारजा पॉलिसी, उनके साथ कंटिन्यू किया, VA जाफ़री साहब के साथ कंटिन्यू किया, और सामने ज़ाहिर है कि मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ साहब थे, IGI थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उन्होंने जो है वो किसी किस्म के इंतकाम की कोई बात नहीं की कि मैं जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद जो है, बल्कि असलम बेग साहब को तो जमहूरियत वगैरह भी दिया, तो ये नहीं हुआ कि जी इतने जनरल्स को मैं पकड़ के। इसीलिए आप देखें आज अगर आप मिलें, अब तो कम लोग हयात हैं, लेकिन आप अगर जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब से बात करें या उस वक्त ज़िया-उल-हक साहब के आप जो साथियों से बात करें उस वक्त के,
तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बहुत तारीफ़ें करते हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने उस दौर में, ज़ियाउर साहब के दौर में बड़ी ज़्यादती हुई उनके साथ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनके साथ बड़ी उनकी शफ़क़त रही बाद में। कई लोग तो मतलब बेनज़ीर साहबा भूल गई कि जो हुआ है पहले, और वो आगे का उन्होंने सफ़र आगे का नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मसला ये है कि आगे अगर जाना है तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो उस इंतकामी सियासत से निकलना होगा। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने चूँकि वो बात कह दी एक दो दफ़ा और फिर वो बयानिया भी बन गया, तो वो एक बयानिया को वापस करना, अब मईशत का मसला है, मुल्क में गुरबत है, दरमियान में और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एक मंशूर बनाएं, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब कैसे करेंगे वो देखना है। और वो अब यानी ये भी बात चूँकि हो गई कि नहीं कहना, तो वो फिर कैसे, मतलब अब तो देखें ना सामने जारहाना कोई उनकी कुव्वत भी ऐसी नहीं खड़ी कि जिसको कहें वो, तो वो मतलब कोई ना कोई अब उनको क्या होगा उनका इंतखाबात के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, वो बना सकते हैं, मतलब एक नरम उनकी रही है गुफ्तगू, हाँ नरम, हाँ नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो मतलब है कि वो, लेकिन वो करेंगे कैसे, ये अब एक सवाल है कि एकदम से वो कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा ना। मीडिया भी तो पूछेगा सर क्या हुआ, उनका आपने कुछ करना था, हिसाब किताब बराबर तो क्या हुआ, तो वो फिर एक बहरहाल वो सियासतदान है, वो करेंगे, उनको करना मतलब जाहिर है करना पड़ेगा और करना चाहिए, और ताकि मुल्क आगे बढ़े। तो ये अब ज़ाहिर है कि वहाँ मीटिंग्स वगैरह के बाद जब सामने गुफ्तगू आएगी तो फिर हम तज़किया उस पर कर सकते हैं कि उस गुफ्तगू में क्या कोई तब्दीली है या उसमें वही जारहाना रवैया। और उसमें आप देखें कि पिछले 24-48 घंटों में अगर आपने देखा हो तो कुछ थोड़ा मीडिया पे अपीयरेंस तरह कम हो गई, क्योंकि अभी सोच विचार हो रहा है जी। और इसी दौरान जो है वो मैंने कहा ना कि ये एहतसाब, इधर में पीटीआई के भी शायद केसेस खुल जाएं बहुत सारे उनके, ये मालम जब्बा और ये और वो उधर सारे वो जो केपी के अंदर वो परवेज़ खटक साहब की जो हुकूमत रही है वो सारे खुल जाएं, क्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा ना। और फिर उसके साथ ये पंजाब के अंदर जो कुछ होता रहा इतने सालों में, सिंध में जो कुछ होता रहा, अक्रॉस द बोर्ड, वो पोलिटिकल हो या नॉन पोलिटिकल, एक दफ़ा सारा करना पड़ेगा, और वो हो रहा है। और उसमें यह है कि अब देखते हैं कि ये जो हफ्ता है इस हफ्ते को हफ्ता नैब, हम नैब के हवाले किया जाता है यहाँ तक, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि कौन किधर से जो है वो क्या मुकदमा, रेफरेंसेस, ये वो सारा इजलास वगैरह हो रहे हैं सब। और नैब में चूँकि अब ये है कि हसास अदारों के लोग बैठे हैं, कल भी मैंने बात की, तो वो 1 साल के लिए बैठे हैं, तो उनके सामने तो पता नहीं ये जो मतलब अब उसमें मतलब वो प्रॉपर आगे चलेगा, क्योंकि अब वो आगे पीछे जो मामलात होते हैं ना वो ग़ालिबन नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब क्या नैब का भी एहतसाब होगा, क्योंकि दीगर इदारों के भी नैब का एहतसाब पिछली नैब का एहतसाब तो जो भी करप्ट नासिर मौजूद है मेरा या माजी पिछली नैबों में तो ये रहा है कि मुल्जिमान जो है वो नैब के अफसरान के साथ कारोबार करते रहे हैं। अब मसला ये है कि वो भी तो देखना है इन्होंने, ये अगर नैब मतलब है कि गुड नैब ने बैड नैब को भी तो चेक करे ना। वो क्या थे, मूसवी साहब कौन थे, एक थे ना वो जो 1 बिलियन डॉलर पकड़ते थे कहीं से और फिर कमीशन लेते थे, वो क्या, वो किससे ही बता दें हमें वो क्या था, और जो तहकीकात के लिए मजीद पैसा नहीं वो जो हाँ कि मुझे पैसा दो तो मैं तहकीकात करूंगा और इतने % पैसा लूंगा, तो उनको कितना पैसा हमने दिया और कितना पैसा वापस लाए और कहाँ गया, कौन था वो, क्या था वो, कुछ बहरहाल। लेकिन ये है कि देखते हैं कि अभी अगले हफ्ते से क्या होता है उसका सब। वो भी आपने जो बात की है, मतलब नैब के लोग जो हैं वो तो नैब के अफसरान तो मुल्ज़मान के साथ कारोबार करते रहे और वो जो बाद में हाँ बेशुमार लोग, बेशुमार बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग आपको बड़े बड़े मिलते हैं, बड़ा बड़ा कारोबार उनका। तो क्या करते थे आप, तो कहते हैं पहले नैब में था, होता था ना प्रोसिक्यूटर होता, तो ये देख रहे हैं ना हादामिन फजल रब्बी, इतने सारे वो जो मतलब 150-200 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो ये उसी दौर का ये जो है ना ये। तो बंदा कहता है अच्छा, तो कहते हैं 2-4 इनको मिल गए होंगे मुल्ज़िमान, तो उसके साथ फिर इनकी सेटिंग हो गई। वो बताते भी हैं कि जी वो असल में वो मेरे दोस्त हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा ये नैब में थे, ये एक कंटुट्टा था, तो ये फिर आपस में मिलके फिर उसके नतीजे में ये जो बाहर छाई हुई है आ रही है, ये इसके नतीजे में निकली। अच्छा तो अब ये है कि ये तो होता रहा है ना,
और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती रही है। तो ये, लेकिन अब ये नहीं है, अब इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब नहीं, उसकी वजह ये कि मुल्क मुजामिल नहीं हो सकता ना। जहाँ खड़े हैं आप जाके अब देखें, ये मईशत के ऊपर ये एलिट कैप्चर, एलईडी कैप्चर, तो इससे निकलना होगा ना। आपने अगली नस्ल को अब देखें, कितने लोग खातिर गुर्बत नीचे गिर गए हैं, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ये नहीं हो रहा। तो वो ये शुरू होगा सिलसिला, तो उसका ठीक होगा, एक दफ़ा करना पड़ेगा, बजाय इसके कि चंद लोगों के हाथों जो है रियासत ब्लैकमेल होती रहे हर बार, और फिर उसके बाद इलेक्शन, और इलेक्शन में सियासत और जराइम को अलग होना चाहिए, ठीक है ना। सियासत और जराइम को अलग होना चाहिए। तो सियासतदान आएँ और वो अपना मंशूर लेकर आएँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन यह है कि वो जराइम पेशा अफराद के साथ कि जी इतने मेरे पास पैसे हैं और मैं 5-10 करोड़ से कम तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, वो कह रहे हैं 10 लाख की हद है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो मेरा ख्याल है अब ज़रा थोड़ा सा हमको ठीक होना पड़ेगा बतौर कौम, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद ख़िते में देखें ना कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, और ये इन इवेंट्स में पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली ठीक जा रहा है अभी तक। लेकिन बहरहाल आपकी एक पार्लियामेंट तो आना है, आपके लोगों ने तो आना है जो आगे आके बात करें और मुल्क को की मईशत कैसे चलनी है, बाकी कैसे मामला चलने, तो बहुत इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के। तो ये देखें इश्यूज़ क्या हैं, मैं वापस आते हैं ज़रा इसको झांक के, और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान पे दबाव कितना है, वाक़यात का दबाव कितना है जो आसपास हो रहे हैं वाक़यात। एक तो सबसे पहले अब ये देखें कि यानी वहीं से कि ये इंडिया के साथ जो मामला हुआ है, अब बराह रास्त पाकिस्तान, इससे पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है। ये बात जो है, ये देखें, इसको पहले तो ये बात चली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के जब वो वहाँ गए, वापस वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास एक इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं और मेरी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो कई दफ़ा उन्होंने इंडिया के साथ मामला वहाँ दौरे किए हैं और उनके साथ बातें शेयर की हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या उनकी कैबिनेट के मेंबर्स ने क्यों नहीं बताई अवाम को कि भाई ये मसला हमारा कनाडा के साथ चल रहा है और कनाडा जो है वो कोई बात कर रहा है। उसके बाद जनाब ये हुआ कि वो बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुँच गई कि अब ये पता चल रहा है कि जी ये तो मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि यानी जो 15वीं स्लाइड अगर हम देखें तो 15वीं और 16वीं, तो US डिप्लोमेट सेज के इंटेलिजेंस फ्रॉम 5 आई नेशंस हेल्प कनाडा टू लिंक इंडिया टू सिख किलिंग्स। अच्छा, ये जिस दिन मैंने बात की थी ना 5 आइज की, मैं वो पुरानी क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा दोबारा बार। मैंने उस दिन ही बात की थी कि ये कनाडा नहीं है, इसमें 5 आइज है। ये बात पहले दिन की थी बात, मैं नहीं चलाना चाह रहा उसको बार। मैंने कहा था कि ये इंटेलिजेंस जो है ये 5 आइज की, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है ये US एम्बेसडर जो कि कनाडा में है, उन्होंने वहाँ पे CTV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शेयर्ड इंटेलिजेंस फ्रॉम 5 आइज इन्फॉर्म्ड टूडोज इंडिया एलिगेशन। US एम्बेसडर कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है। अच्छा, और उसके साथ ही फिर एसोसिएटेड प्रेस ने भी इसको कर दिया कि US डिप्लोमेट से इसके इंटेलिजेंस फ्रॉम 5 आइज। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने तो बात की थी, कल हमने डिस्कस भी कर लिया था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था कि हम जो है इसकी चाहते हैं कि सज़ा दी जाए, यानी एलिगेशन नहीं बल्कि प्रोसिक्यूट किया जाए जिम्मेदार है। लेकिन इसमें जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 17 स्लाइड, US प्रोवाइडेड कनाडा विद इंटेलिजेंस ऑन किलिंग ऑफ सिख लीडर। अच्छा, ये जो खबर है इसका ये पैराग्राफ आप जरा देखें। American spy agencies provided information to Tawa after the killing of a Sikh separatist leader in Vancouver area, but Canada developed the most definitive intelligence that led it to accuse India of orchestrating the plot, according to Western Light officials. अच्छा, अब यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट लर्न अबाउट द प्लॉट। वो कह रहे हैं हमें पहले पता होता है, हमारे पास थोड़ी सी भी एविडेंस होती है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें नहीं पता था, ठीक है, जब तक कि उसको हरदीप सिंह निज्जर को मान नहीं दिया गया। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी पहले इतला होती तो फिर जब डेथ हो गई तो उसके बाद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कैनेडियन काउंटर पार्ट्स को बताया कि वाशिंगटन के पास हमारे पास एविडेंस नहीं थी, और अगर हमारे पास होती
जी। तो हम फौरी तौर पे जो ड्यूटी टू वार्न डॉक्ट्रिन है उसके तहत हम ये जो 5 आइज के 2 अलाइड ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे वितलायक इसको रोको, इसको कत्ल करने आ रहे हैं लोग। यानी यहाँ तक अब मामला जो हैं वो चले गए हैं। कनाडा की जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और गवर्नमेंट ने रिसीव की है इंटेलिजेंस फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, एक अमेरिका नहीं है। मैं बार बार इसमें बात दोहरा रहा हूं कि 5 आइज भी हैं और शायद ये भी हो कि 5 आइज से हटके मुल्क यूरोप के भी हों, ठीक है। तो ये उनके पास मल्टीपल जो इंटर, और फिर उसके बाद ये तो चले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बात कर दी, मोदी साहब ने नहीं बताई या उनके एनएसए ने नहीं बताई। सवाल ये है कि ये बात बाइडन ने भी की उनसे, मतलब मैं इसको थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, बाइडन ने भी दिल्ली में की ये बात जो है, ये 5 आइज के रहनुमाओं ने दिल्ली में बात की फर्दन सब ने, और ये सारी बातें वहाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कोई मतलब कोई असर नहीं हो रहा या लोगों से बता। देखिए आप इस किस्म की सेंसिटिव मामला जो है ना, उसके बाद ये होता है कि यलगार कर देते हैं लोगों पे। मतलब जैसे चाइना का नहीं पता था 2 कलाम के बाद, क्या आप बात करते हैं, अब आपको नहीं पता था कि चाइना की ट्रूप्स मूव हो रही हैं, और ये अचानक एक दिन सुबह खुली तो चाइना पहुंचा हुआ था आगे तक, चाइना का नहीं बताया आपने। फिर उनके साथ आप की जो बात होती है, हर दफ़ा आप थोड़े दिन बात करती हैं, प्रोडक्टिव बात होती है, वो कोई प्रोडक्टिव नहीं है तो वो आगे आता जा रहा है, बफर जोन इनके इलाके में बनते जा रहे हैं, अब और तेज़ होगा, क्योंकि चाइना को अंदाज़ा हो गया है कि वो 5 आइज कहाँ खड़े हैं और इंडिया कहाँ खड़ा है। देखिए ये होता है नुकसान। आप शो कर रहे हैं कि जी मुझे क्वाड वार्ड किधर गया सारा, यानी कहाँ गया मुझे बताएं ना। क्वाड तो एक फर्जी सी वो था ना, मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई और ये हो गया वो। असल तो ये है कि ना क्वाड का कोई दफ्तर है, और क्वाड में तो इंटेलिजेंस आपको सेंसिटिव टेक्नोलॉजी देंगे वो इस वक्त। मैं इस पे मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं है, ये संजीदा बात है। वो आपको सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज देंगे इस वक्त, वो आपको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे जबकि आपके जो कि उनके पास एक्सक्लूसिव है, वो आपको देंगे कि उसके नतीजे में आप तमाम दुनिया के अंदर ट्रांसनेशनल बंदे मारें। और इसमें आप ये देखें कि अब इसमें ये खुल गया मसला और ये बढ़ता जा रहा है, और वो अभी भी चूंकि नहीं उसको कर रहे। अच्छा द नेशन जो है ये एक तो हमारे यहाँ से अखबार छपता है ना, नेशन बड़ा मोकर रोजनामा है, मजीद निज़ामी साहब, हमीद निज़ामी साहब का। ये जो नेशन है 18th, ये नेशन है अमेरिका का, ये मेरे ख्याल से बाई वीकली है शायद, या एक दफ़ा हफ्ते में छपता है। ये वो पुराना उनकी जो यानी 18वीं 18 मेरे ख्याल से 60s या ऐसे में शुरू हुआ था। इसकी बड़ी हिस्ट्री है, ये 13th अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद ये लिबरेटर के नाम से बड़ा एक ज़बरदस्त उनका अखबार ये है मैगजीन। वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी किल कैनेडियन सिटीजन, और फिर वो कह रहे हैं कि जी ये ऐसे हुआ, लेकिन इसके आखिरी जुमले पे मैं ये दोहराना नहीं चाह रहा अपने टीवी पे दोहराना नहीं चाह रहा कि वो छोड़ेंगे क्यों, हो सकता है वो छोड़ दें, लेकिन वो वजह क्या बता रहे हैं ये आप देखें जरा। द अल्टीमेट आयरनी इज द यूनाइटेड स्टेट्स doesn't even have the moral standing to condemn मोदी। अच्छा ये अमेरिका का एक बड़ा यानी ये कोई टैबलॉइड नहीं है द नेशन, ये बड़ा संजीदा मैगजीन है उनका। मैंने कहा ना ये 200 साल से छप रहा है। The two foremost practitioners of extraterritorial assassinations in the last 25 साल have been Israel and US। इसराइल मारता रहा है या अमेरिका मारता रहा है खुद। This argument might be an instance of what about schism, ठीक है, but it also had been basis in truth। In other words, the people who regard Modi as our SOB, अब SOB का क्या मतलब है ये मैं नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे, ये क्या मुखफ़फ़ है किन अल्फाज का, उसको आप छोड़ दें। In other words, the people who regard Modi as our SOB are SOBs themselves। ठीक है, SO का तो मतलब है सन ऑफ, बी को छोड़ दें। यानी ये मैंने इतना सख्त एक संजीदा वो कह रहे हैं कि जो जिनका ख्याल है ना कि मोदी हमारा SOB है तो वो खुद SOB हैं। यानी मैं इसको ये लैंग्वेज देख के, ये वहाँ ज़ाहिर है किस तरह की लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जो नहीं लेकिन वो ठीक है SOB ओवर SOB ये करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल। इसराइल हमारा SOB है, वो हमारा SOB, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी को अपना SOB कह रहे हैं वो सारे खुद SOBs हैं। मतलब इस कदर उन्होंने सख्त वहाँ का रिस्पॉन्स आया है।
अब सवाल ये है कि ये 3-4 महाजों पे खुला है मामला। एक तो ये है कि वो ये रोज़ चूंकि बढ़ रहा है और अमेरिकन ने कह दिया, तो अब अमेरिका से तो आप छोड़ देना कि वो अमेरिका ने कहा, तो अब आपका फड्डा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, अब आपका पेचा पड़ा हुआ है चाइना के साथ, अब आपका पेचा पड़ा हुआ है जो है वो कनाडा के साथ पेचा पड़ा हुआ है। बरतानिया खामोश है, उसका भी आ जाएगा अभी थोड़े दिनों के, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी वहां से क्या। बांग्लादेश में भी एक डर मौजूद है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ये तो अभी बढ़ेगा ना। 5 आइज मत्थे लग गया आपके, 5 आइज जो था वो जो है वो चाइना के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब है कि वो रशिया के अगेंस्ट बना था, चाइना को भी देख रहा है, लेकिन वो बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर उनका अपना सिस्टम है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेके, और वो सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, और वो जो है वो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, और बाकी जो तरीके इंटेलिजेंस गैदरिंग के। लेकिन इसमें जो एक इशू है वो ये है कि इसको इन्होंने अपने अवाम के साथ डिस्कस क्यों नहीं किया, और आगे की पॉलिसी क्या है। आगे की पॉलिसी या तो कुछ हेड्स रोल करेंगे ये, या तो ये है कि कुछ लोग बरतरफ होंगे। उसकी वजह ये अपने उहदों से हटाए जाएंगे। उसकी वजह ये कि वो जो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुफ्तगू है, जो इलेक्ट्रॉनिक उनके पास, इलेक्ट्रॉनिक से मुराद तो खैर ईमेल्स वगैरह भी हैं, लेकिन उनके पास जो टेलीफोनिक वो भी इलेक्ट्रॉनिक उसमें आता है, लेकिन जो व्हाट्सएप पे और इस पे जो बात उन्होंने की है, स्काइप के ऊपर, व्हाट्सएप पे, सिग्नल, ये जो बाकी तरीक़ों पे जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं हर तरफ, स्काइप पे और ये सारी, वो जी एग्जैक्टली वो भी है। फिर वो कहीं कोड वर्ड्स के अंदर है, वो भी उन्होंने डिकोड किया हुआ है, और काफ़ी जगहों पे कुछ शख्सियात मिल रही हैं, उनकी तस्वीर हैं, और तो मतलब उनके पास अच्छा खासा डाटा है। अब या तो ये है कि इस मामले के अंदर यकीनन कहीं ना कहीं अगर ट्रैक 2 चलता है तो कुछ लोगों के हेड्स रोल होंगे, नहीं होते तो ये मीडिया में आ जाएगी चीज़। मेरा ख्याल ये है कि वो कहीं ना कहीं ये लीक ज़रूर हो जाएगी मीडिया में। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि 1-2 मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं, वेस्टर्न मीडिया ग्रुप, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक हमारे पास डिटेल्स पहुंच गई हैं, हम इसको पका रहे हैं। अभी पकाने से मुराद ये होता है कि वो उसके अंदर उसको और घोट रहे हैं, हिस्ट्री पुरानी, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन वो बेसिक डाटा बेटा मीडिया में आ जाएगा। अच्छा, उसमें यह है कि या तो कुछ लोग हटेंगे अपनी जगहों से, और अगर नहीं हटेंगे तो ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ तक बात कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि असल बात यह है ना कि इनकी तरफ से उसको मज़ीद गालियाँ दी जा रही हैं। हम कनाडा के ऊपर हमला कर देंगे, हम कनाडा के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, वैसे कर देंगे, फ़लाँ इलेक्शन हो रहा है, ढमाकन, और अभी चुप हो गए कि अब मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने बात की, उन्होंने कहा मैंने भी बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से। अब या तो ये कि डिप्लोमेटिकली ये इसको कंप्लीट यानी आप समझ लें ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक मुकम्मल, इनके बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट्स हैं जो सेंसिबल बहुत, उसको बाकी जो डायस्पोरा है उसको, लेकिन वो सब इस वक्त परेशान इसलिए है कि वो किसी से मिलेंगे जाके तो ये होगा कि अच्छा जी ये तो इस वक्त उससे इंटरेस्ट था, उसने ये कहा, वो सब मॉनिटर हो रहे हैं सारे वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब इसमें लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा, 3-4 चीज़ें इसी दरमियान में ऐसी हैं जो कि इतना ज़्यादा ये पेचा पड़ा है ये इसका कनाडा, और आगे पड़ गया ना, 5 आइज आ गए हैं बीच में, मतलब इट्स नो मोर कि आप कहेंगे जी ये कोई वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे तो सिख थे तो कनाडा वाले क्यों करें। अब संजीदा लोग। और अच्छा, एक दूसरी बात जो बड़ी वहाँ पे इंडिया में अच्छी देखने में नज़र आ रही है कि वहाँ पर जो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बाकी लोग सारे तो एक हैं, क्योंकि ये इंडिया का इशू है, इसमें तमाम लोग सफ़र करेंगे। किसी 1 या 2 आदमियों ने भी अगर गलती की है तो उसकी नतीजे में तमाम लोग जिनका कोई कसूर भी नहीं है, जिसमें वो यानी आप देखें कि वो जो बाहर जो डायस्पोरा है इंडिया का, चाहे वो सिख हो या वो सिख ना हो, उसमें बड़े मेहनती, बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब तमाम अच्छे, तमाम, यानी ये भी नहीं मैं कहूँगा कि कोई 2, 4, 5, उसमें अक्सरियत अच्छे लोग की। वो होटल्स हैं, कोई एयरपोर्ट्स में मिलते हैं आपको, कोई उनके फार्मेसी में मिलते हैं, डॉक्टर्स हैं, हर शोबे में इंजीनियर्स हैं, मतलब चाहे वो हर जगहों पे। अब मसले है कि वो इस रगड़े में आ गए हैं, और रगड़े में इसलिए आ गए हैं कि आपने नफरत करते करते वो इस रगड़े में आ गए। और वो जो है अब वीज़ा बंद होना, स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, तो ये या तो अपनी एकदम से इसको ठंडा करेंगे, लेकिन ठंडा करने के लिए पहले इनको एडमिट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे हुआ। अभी तक तो ये डिनाइल मोड में ना, तो अब तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कह दिया ना कि तफ्तीश करके शामिल तफ्तीश हो जाओ, जब थाने में कहते हैं कि शामिल तफ्तीश करो उसको, प्रोबिंग के अंदर साथ, तो वो उसमें शामिल होंगे। या ये है कि उसके नतीजे में ये भी हो सकता है कि इनका एक विंग, नॉट द बीजेपी लेकिन आरएसएस का कोई टाइप जो है उसके ऊपर पाबंदियां लग जाएं, कुछ अहदेदारों के ऊपर पाबंदियां लग जाएं कुछ। हाँ बिल्कुल, ये होता रहा है, लेकिन चाइना ने अमेरिकन पे लगाया, रशियंस पे लग गया, उधर उस पर लग गया, उस पर लग गया, तो ये यहाँ तक मामला जा सकता है। इसको संजीदगी के साथ अगर मोदी सरकार लेगी तो बात बनेगी, नहीं लेगी तो फिर उसका नतीजा जो है आने वाले दिनों में ख़राब होगा। दूसरा, ये आपड़ दापड़ मची चारों तरफ, तो इसी दौरान जो है वो निगोर्नो कारोबार।
अच्छा, निगोर्नो काराबाख जो है उसके वो तो देखें वहाँ पर एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज़रबाईजान के लिए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के जो दोनों की जो क़यादतें हैं वो स्पेन में उनकी मुलाकात हो रही है पहले हफ्ते में। पहला हफ्ता जो है वो अक्टूबर का। लेकिन उससे पहले जो है वो कोई 1,20,000 के करीब लोग आर्मीनिया से उन्होंने कहा कि हम तो यानी निगोर्नो काराबाख के लोग जो आर्मीनिया में थे, आर्मीनिया के लोग जो निगोर्नो काराबाख में थे, वो यहाँ से छोड़ के चले गए असला देके। असला उन्होंने फेंका है और वो छोड़ के जाना शुरू हो गए। लेकिन मसला ये है कि ये अब उनके लिए एड भी पहुँच रही है, उनके लिए सीज़ फायर भी वहाँ पर हो गया है, गोलियाँ चलना भी बंद हो गई हैं। लेकिन इसमें जो एक फ़रीक जिसको बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी है, वो फ़रीक है हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान। क्योंकि ईरान जो है उसका आज़रबाईजान से एक इशू है। ईरान आर्मीनिया की तरफ है जी। और ईरान का आज़रबाईजान के साथ जो है वो एक तो तारीखी इशू है, क्योंकि आज़रबाईजान जो है वो एक दौर में ईरान का हिस्सा रहा है, ठीक है। और फिर बाद में वो ईरान और जब सल्तनत ईरान और सल्तनत रूस की लड़ाई हुई तो आज़रबाईजान उधर चला गया। लेकिन ये है कि आज़रबाईजान जो है रूस की तरफ, लेकिन ईरान के साथ बड़ी कॉमन चीज़ें हैं आज़रबाईजान की। पहली बात तो ये, आज़रबाईजान एक मुस्लिम मुल्क, हमारा बरादर मुल्क ईरान की तरह। ईरान सबसे ज़्यादा जो हमारे शिया मसलक के मुसलमान हैं, सुन्नी मसलक हमें पता है तुर्की है या सऊदी अरेबिया, बाकी जो शिया मसलक के मुसलमान सबसे ज़्यादा जो हैं वो ईरान में, और दुनिया में दूसरे नंबर पे आज़रबाईजान में। तो आज़रबाईजान में जो अक्सरियत है मुसलमानों की वो अहले तशी हैं, और यहाँ पर ईरान में भी अहले तशी। तो ईरान और आज़रबाईजान जो है वो पहला और दूसरा, इराक नहीं, ईरान और आज़रबाईजान नंबर 1 और नंबर 2 अहले तशी आबादी दुनिया की, यानी मुसलमान सबसे ज़्यादा, और पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर साथ साथ हैं। फिर कल्चर बहुत सारा, फिर वो चूँकि हिस्सा रहे काफ़ी अरसे तक सल्तनत ईरान का वो, तो फिर इशू ये है कि लेकिन उसके बाद जो है वो जो करंट जियो पॉलिटिक्स है, उस करंट जियो पॉलिटिक्स में आज़रबाईजान जो है वो तुर्की की तरफ है और ईरान जो है वो, अच्छा ये जहन में रखें कि आज़रबाईजान की जो बहुत बड़ा इलाका है आज़रबाईजान का, वो जो है वो उसकी अगर हम इसको नक्शे को देखें तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो है वो, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अगर हम इस मैप को दिखाएं तो ये एक जगह है जिसको ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर कहते हैं। अच्छा, ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर जो है ना, ये ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर एक, अब ये इसमें अगर हम देखें तो ये आप समझ लें नीचे जो एक जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन और ये ब्लू हो गई और ब्लू से रेड हो गई और रेड से फिर येलो हो गई, ये है ना नीचे लाइन पूरी। ये जो लाइन है ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया का जो बॉर्डर है ये नीचे ईरान से लगता है। अच्छा, तुर्की आज़रबाईजान के साथ नहीं मिल रहा, आप कमाल देखें। तुर्की आज़रबाईजान के साथ है, हम भी आज़रबाईजान के साथ हैं, लेकिन तुर्की आज़रबाईजान से नहीं मिलता, तुर्की आर्मीनिया से सरहद है साथ। ये देखें ना, ज्योग्राफी भी तो बड़ी अजीब से हो जाती है ना बाज़ दफ़ा, कि तुर्की की सरहद जो है वो आर्मीनिया के साथ मिलती है, आज़रबाईजान से मिलती नहीं है। लेकिन आज़रबाईजान का एक इलाका जो है जो बिल्कुल आपको नीचे येलो नजर आएगा, आज़रबाईजान, इस मैप को जरा यहाँ रखिएगा, आज़रबाईजान है येलो, आर्मीनिया है ग्रे, और आर्मीनिया के इस तरफ तुर्की है, यानी वाइट जो आपको तो हल्का सा लिखा हुआ नजर आ रहा है तुर्की, नीचे ईरान है। तो आर्मीनिया का बॉर्डर तो हो गया तुर्की के साथ, अब तुर्की आज़रबाईजान की मदद करता है और आज़रबाईजान के साथ है। तो वो जो छोटा सा नीचे इलाका है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, छोटा सा इलाका जो आपको नजर आ रहा है नीचे, वो जो इलाका है वो जिसको नौचकीवां कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर है। वो देखिए ग्रे कलर का वो नीचे जा रहा है, आर्मीनिया नीचे जाता है, इधर भी आज़रबाईजान है, वो छोटा सा येलो आज़रबाईजान है। और ये ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर, ये कॉरिडोर खुलेगा अगर, यानी वो नीचे वाली लाइन जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन वो खुलेगा तो यहाँ से जनाब शुरू होगा तुर्की से वो यूरोप से लेके ये जनाब आज़रबाईजान तक का रास्ता खुलेगा। ये रास्ता सूट नहीं करता ईरान को, ये रास्ता ईरान को सूट नहीं करता।
कि ये रास्ता खुले। उसकी वजह ये है कि ईरान थोड़ी सी अपनी डिपेंडेंसी जा रहा है। अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो वो पूरा अजरबैजान यूरोप, अभी देखें ना ये जो रोड बन रहा था जो नॉर्थ साउथ इंडिया बना रहा था, तो आप देखें ये कैसा क्लियर हो रहा है कि नीचे ईरान है, ईरान से सीधा अजरबैजान और आर्मीनिया में गए और ऊपर। लेकिन अब मसला ये है कि ये रूट जो है ये खुलने जा रहा है आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तैयब एर्दोगान दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले तैयब एर्दोगान बाकू नहीं जा रहे, वो तैयब एर्दोगान यहाँ पर आ रहे हैं इस इलाके में, ठीक है, ताकि ये कॉरिडोर खुले और ये कॉरिडोर आगे जाके BRI के अंदर भी जो लग सकता है, ये कॉरिडोर आगे बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ईरान के साथ मामलात अच्छे रहें तो अजरबैजान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में। अच्छा, वहाँ उनकी मुलाकात हुई ताकि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाए। इतने ज़्यादा अच्छा, अजरबैजान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल के साथ। अजरबैजान उन मुस्लिम मुल्कों में से है जो कि इसराइल के साथ, हाँ, सफ़ीर भी है, सफारत खाना भी खुल गया, इसी करता है, यानी कि तस्लीम करता है, तभी तो सफ़ीर है। लेकिन मसला ये है कि तभी तो ईरान ने कहा था कि ये ज़ायनिस्ट हमारे सर पे लाके बिठा दिए हैं। मसला ये है कि अजरबैजान के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, यहाँ पे सफारत खाना खुला हुआ है, वहाँ भी सफारत खाना खुला हुआ है, मुस्लिम ममालिक बहुत बड़ी तादाद में जो इसराइल के साथ। तो ईरान के ये भी कंसर्न्स हैं कि जी ये हमारे सर पे लाके इसराइल को बिठा दी है और ये जासूसी होती है और ये होता है, तो वो ताल्लुकात अजरबैजान के ईरान के अच्छे हो रहे हैं, अच्छे होना ज़रूरी है। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान आपस में मुलाकात हुई है, जिसके नतीजे में अब देखें ईरान और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है, ठीक है, और बड़ी डिटेल मुलाकात हुई और उसमें डिस्कस हुआ इसराइल को तस्लीम करना। अब वहाँ से बात हो रही है कि जी नेतन्याहू ने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया आता है तो 4-5 और ममालिक भी होंगे, तो उसमें 4-5 ममालिक कौन से रह गए, पाकिस्तान भी तो होगा कहीं दरमियान में, 5-6 ममालिक जो हैं। तो वो क्या इशू चल रहा है उस पर आवक फलें तो बात कर लेते हैं। वो बांग्लादेश में रौला पड़ा हुआ है, उनका जो है वो वीज़ा रिस्ट्रिक्ट हो गए, मोदी साहब को अपना मुसीबत, उन्होंने मोदी साहब ने अच्छी, उनके कोई मसला ही नहीं, ये क्या मसला है तुम्हारा हसीना वाजिद, तुम कौन हो, क्या इशू, तो छोटा सा तुम्हारा इशू है, तुम्हारा तो मसला तो है ही नहीं, मैं तो तुम्हारा मसला ऐसे ऐसे करके मैंने कॉल कर रही है, तुमने अगला इलेक्शन जीत जाना है। वो उधर से धबड़दूस हो गए वो खुद ये, तो उधर से वो हसीना वाजिद की क्या बात करेंगे। हसीना वाजिद जो है इसी दौरान ये ज़हन में रखें कि वो बेल्ट एंड रोड की हैं, और सर चाइना की तरफ अभी उनकी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में मुलाकात हुई है, 1-on-1 बड़ी लंबी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है उनकी, और शी जिनपिंग ने क्या कहा है, कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करे तुम्हारे मामलात में तो चाइना आपके साथ खड़ा होगा, बांग्लादेशियों फिक्र ना करो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है सर, आप जरा वक्फा लें उसके बाद बात ठीक है। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बांग्लादेश पर आप बात कर रहे थे, मौजूदा जो अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की धमकी दी गई है, उसके बाद क्या भारत के पास ये पोजीशन है कि वो किसी तरह से भी रेस्क्यू कर सके बांग्लादेश को? पहली बात तो झूठ बोलना बंद करें अपने आवाम से और दुनिया से। पहले तो ये बताएं कि क्या प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात की थी, क्या पहले बताएं कि क्या ये यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, क्या ये बात कनाडा की तरफ से आने के अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई थी, क्या ये बात दूसरे मुल्कों ने कही थी, और क्या ये काफ़ी अरसे से चल रही है बात कि उनकी NSA आपके मुल्क में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मामला जो है ये उन्होंने प्राइवेटली उठाया, बार बार उठाया, जब तंग आके उन्होंने पब्लिक के सामने बात कर दी। अब जनाब ये आप मुझे बताएं कि अगर 5I, दुनिया का मैसेज ये है कि 5I यानी अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका भी खिलाफ है, कनाडा भी खिलाफ है, हो सकता है एक्शन ना लें, लेकिन ये है कि उनकी कंसर्न्स हैं बड़े सख्त, हो सकता है वो कहेंगे जी चले ठीक है चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन चाइना को क्या मैसेज गया कि कहाँ तक खड़ा है अमेरिका। चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड ऐसे चल रही है, कभी वो तसव्वुर नहीं करेगा अमेरिका और ना चाइना इस वक्त, एक उनका कंपटीशन चलता रहेगा, तिजारत, ट्रेड वॉर, आगे पीछे दाएँ बाएँ ये वो सारा। लेकिन वहाँ फटीक शुरू हो गई यूरोप के अंदर, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो फटीक शुरू हो गई है वहाँ पे कि कितना पैसा देना है इसको, कोई दरमियान में इसको अमन का रास्ता निकाल लो, इसको दुनिया। अच्छा, इसराइल के हवाले से मैं बात करूँ, देखिए ये जो मामला है इसराइल वाला, ये तो चल रहा है कई सालों से, मतलब दहाइयों से चल रहा है, ठीक है, कोई 1-2 रोज़ का किस्सा तो नहीं है। पाकिस्तान की वही पोजीशन है जो कि OIC की और सऊदी अरेबिया की पोजीशन है, यानी 2 रियासतों, यानी पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत को के बगैर बात ही करे। अब जनाब कल जो है वो सऊदी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन्होंने दुनिया के हर मसले को तकरीबन टच किया,
दुनिया के हर मसले को टच किया, लेकिन अगर एक मसले को टच नहीं किया तो टाइम्स ऑफ इसराइल उसके ऊपर आज काफ़ी परेशान है। इन यूएन स्पीच सऊदी फॉरेन मिनिस्टर अर्जिस पैलेस्टीनियन स्टेट, फलस्तीनी रियासत की बात की, इसराइल के साथ नाम ही नहीं लिया इसराइल जी, नहीं नाम ही लिया। और साथ ही यूरोशलम पोस्ट आज से कह रहा है कि सऊदीज ने कहा है कि पीस मस्ट इंक्लूड पैलेस्टीनियन स्टेट एंड ईस्ट यरूशलेम एज कैपिटल। मतलब पॉइंट ये है कि उसका फलस्तीनी रियासत का जो दारुल हुकूमत है, ये नहीं कि फलस्तीनी रियासत बन जाएगी, मशरिकी यरूशलेम उसका कैपिटल होगा, खत्म, पॉइंट, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये बात कर दी। अब मुझे ये बताएं कि ये तो देखिए सऊदी अरेबिया को इसको किसी को कोई जल्दी नहीं है। सऊदी अरेबिया जो है वो चाइना के साथ भी है, सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया बाकी जगहों से पे आप सऊदी अरब देखिए ना। ये मुझे बताया ना CGTN में क्या हो रहा है, परसों क्या होने वाला है, परसों दो चार दिन के बाद क्या होने वाला है। आप देखें कि वहाँ पर एक तो नेपाल के जो प्रचंद्रा हैं वो पहुँचे हुए हैं चाइना, और वो चाइना पहुँचे हुए हैं और बेल्ट एंड रोड के ऊपर उन्होंने चाइना में मुलाकात की है शी जिनपिंग से, नेपाल ने। और नेपाल बेल्ट एंड रोड का एक बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और नेपाल यानी मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया की कंटेनमेंट आप देखें, ये इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूँ कि नेपाल में उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की। 23वीं स्लाइड, प्रचंद्रा इन चाइना, ये बरह रास्त अमेरिका से यूनाइटेड नेशंस का इजलास खत्म करके वहाँ पहुँचे हैं। और साथ ही क्या कह रहे हैं, रेडी टू टेक BRI प्रोजेक्ट फर्दर। ये चाइना में उनकी मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये परसों क्या होने वाला है, अक्टूबर में क्या होने वाला है, सॉरी ये अगले महीने 26वीं स्लाइड देखें, CGTN, चाइना बिल्ड BRI रेलवे इन बांग्लादेश रेडी फॉर अक्टूबर इनॉग्रेशन। ये जनाब अक्टूबर में। तो मुझे ये बताएं और कंटेनमेंट क्या होती है। इधर CPEC है, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड का, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। उधर नेपाल है, उधर अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो हिस्से रह गए उनको वो अपने नक्शे में ले गए। बांग्लादेश के अंदर जो है वो आपने कहा कि जी हम आपको बचाएंगे। शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने बाकायदा ये बात की, इन्होंने बात की उनसे। ये जो है ये 25वीं स्लाइड हिंदू कोर्ट कॉलोनी के मीडिया कोर्ट करते हैं। ये पिछले महीने जो मुलाकात हुई ना वहाँ पे जब हसीना वाजी साहिबा की, 25वीं स्लाइड द हिंदू, चाइना सेज इट विल बैक बांग्लादेश अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये मुलाकात हुई वहाँ पर हसीना वाजी साहिबा की चाइना के प्रीमियर से, और उन्होंने कहा कि कोई भी बाहर से अगर मुदाखलत करेगा तो चीन हमारे कदम बढ़ाओ हसीना वाजिद, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चाइना भी निकल रहा है ऑर्बिट से इंडिया। और मुझे बताएं कंटेनमेंट, अब 5i पे आप रह गए, 5i पीछे लग गया इशू। मुझे आप यकीन, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, ये सिर्फ हो रहा है कि उधर आर्मीनिया निकल गया, उधर आप कह रहे हैं कि एक IMEC बनेगा, उधर आप कभी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, उसी टेक्नोलॉजी से तो पकड़ा है उन्होंने कातलों को, आपके उसी टेक्नोलॉजी वो आपके हैंडओवर कर देंगे। किस तरह की बात है? ओ भाई मसला ये है कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी जब लिखी जाएगी ना तो उसमें ये होगा, देखें हमारे ऊपर कभी अमेरिका ने नहीं कहा, नाम नहीं किया, ना उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हम तालिबान को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा डू मोर। उस नाज़रीन को उनको नहीं पता था, हमें नहीं पता था, हमने कभी तालिबान को सपोर्ट की नहीं की। हमने कहा वहाँ पे भाई जो भी कुछ हो रहा है, कभी कहा अमेरिका ने, उन्होंने कहा डू मोर, बस इतना कहा। कभी आपने सुना है कि उन्होंने किसी सफारतकार या किसी बंदे को उन्होंने चार्ज कर दिया हो पाकिस्तान के कि ये बाकायदा प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं तालिबान? नहीं, कि अखबार में छप गया, कि खबर आ गई। कभी उनके किसी सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी आप समझ लें कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी या किसी दुनिया के किसी मुल्क में ये बात नहीं सवाए इंडिया के, उनका काम है बोलना। वो तो कनाडा को बोल रहे हैं, अमेरिका को कोसेंगे भी, शी जिनपिंग के पीछे जॉर्ज सोरोस को निकालेंगे, बाइडेन के पीछे शी जिनपिंग को निकालेंगे, उनका तो कुछ नहीं पता। लेकिन मसला ये संजीदा दुनिया है ना, इस संजीदा दुनिया में ये तो चारों तरफ से, और मुझे बताएं और कंटेनमेंट क्या काम क्या दिया था, काम क्या दिया चाइना को कंटेन करो। ये देखिए चारों तरफ से बेल्ट एंड रोड और डिप्लोमेटिकली सॉफ्ट इमेज। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, इंडिया जब तक सॉफ्ट इमेज लेके चलता रहा ना दुनिया में, मुकेश, गाने, किशोर कुमार, लता जी, क्रिकेट मैच, आर्ट एंड कल्चर, अपना ये, और अभी भी आप बाहर जाके दुनिया में देखेंगे मेजॉरिटी इतने जबरदस्त, जहां नफरतें बेचने पे आ गए ना आप, तो वहां नफरतें बेच के ये तो बीजेपी नजरिया है ना, ये तो पूरे भारत का नजरिया तो नहीं हो सकता। नहीं, मगर सफर भारत कर रहा है पूरा, बिल्कुल कर रहा है। ओ भाई हमारे वहां पर इतने बेशुमार लोग, यहाँ से आप बैठे और दुबई पहुंचे
तो आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, आपसे ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रहे होते हैं लोग इंडिया के। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें आरएसएस को तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये हिंदू दाइश टाइप की चीज़ है, इंतहापसंद ग्रुप, इसके हवाले कर दिए इतना बड़ा मुल्क। और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर का भी सत्यानाश किया। G20 समिट के बाद वो G7, G8, G20, G40, G80 सारा, और अगले महीने बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है। तो अमेरिका भी सोच रहा होगा, वो सोच रहे हैं कि यार ये किन को, मतलब ये जो नेशन कह रहा है कि यार ये मैं तो लफ्ज़ से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारा बरादर मुल्क है, बरादर क्या मतलब पड़ोसी मुल्क है हमारा, और बरादर ही होना चाहिए पड़ोसियों को, ये तो नहीं ना कि इस तरह की हरकतें करते फिरें वो। लेकिन ये है कि ये क्या बात हुई, मतलब मुझे इतना दुख हुआ है कि उन्होंने मुल्क के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कहते हैं कि ये जो इसको बचाएंगे, जो कहते हैं हमारा एसओपी है, वो सब एसओपी हैं, ये नहीं मैं बहुत हार्श डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन का इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।